नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट्स मतलब ये जो ऑनलाइन लेन देन हम सब करते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। सही कहा। मतलब 2024-25 में सोचिए 18,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए और यूपीआई तो खैर कमाल ही कर रहा है। जी, यूपीआई ने पिछले वित्त वर्ष मतलब 2023-24 में 200 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। ये करीब 137% की ग्रोथ है। बहुत ज्यादा है ये। जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी है, ऑनलाइन धोखाधड़ी का। हाँ, ये एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच लगभग 24 लाख डिजिटल फ्रॉड के मामले सामने आए। 24 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इनमें लोगों ने करीब 4,245 करोड़ रुपए गंवा दिए। ये पिछले साल से 67% ज्यादा है। ओह, 67% की बढ़ोतरी, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, और सिर्फ छोटे मोटे फ्रॉड नहीं, 1 लाख रुपए से ऊपर वाली धोखाधड़ी भी बढ़ी है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम सुन रहे हैं कि सुरक्षा बेहतर हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो फिर ये फ्रॉड बढ़ क्यों रहे हैं? इसके कई कारण हैं। हाँ, कुछ तो शायद साफ हैं, जैसे हम सब मोबाइल और यूपीआई पर कितने ज्यादा निर्भर हो गए हैं। सही, और शायद ये निर्भरता इतनी तेजी से बढ़ी है कि लोगों में जागरूकता मतलब डिजिटल लिटरेसी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई। तो नतीजा ये है कि बहुत से लोग नकली लिंक्स, फिशिंग स्कैम्स या फर्जी ऐप्स के चक्कर में फंस जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो ये धोखाधड़ी करने वाले हैं वो भी अब ज्यादा शातिर हो गए हैं। शातिर मतलब वो अब एआई से बनी नकली चीजें, डीप फेक वीडियो या आवाज और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मतलब उन्नत किस्म के स्कैम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओहो, लेकिन क्या ये सिर्फ यूजर्स की नासमझी या अपराधियों की चालाकी का ही मामला है या कुछ और भी है? नहीं, बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि कुछ प्रणालीगत मतलब सिस्टम से जुड़ी खामियां भी हैं। सिस्टम से जुड़ी जैसे कि बैंक अकाउंट खोलते समय जो नियम है उनका कड़ाई से पालन न होना, या फिर जो व्यापारी हैं उनका ठीक से वेरिफिकेशन नहीं हो पाना। अच्छा। और जो रेगुलेटरी प्रोटोकॉल हैं मतलब सुरक्षा के नियम, वो हर जगह एक जैसे लागू नहीं होते। इन कमजोरियों की वजह से बड़े पैमाने पर फ्रॉड करना आसान हो जाता है। ये तो गंभीर बात है। तो फिर इनसे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? आपने एआई का जिक्र किया, क्या एआई इसमें कोई मदद कर रहा है? जी हाँ, एआई यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने MuleHunter.ai नाम का एक सिस्टम लॉन्च किया है। MuleHunter.ai ये क्या करता है? ये उन म्यूल अकाउंट्स का पता लगाता है जो फिशिंग जैसे स्कैम्स में इस्तेमाल होते हैं। म्यूल अकाउंट्स मतलब वो फर्जी खाते जिनमें धोखाधड़ी का पैसा घुमाया जाता है। एआई इन संदिग्ध खातों को पहचानने और ब्लॉक करने में मदद करता है। अच्छा, ये तो काफी उपयोगी लग रहा है। और भी कुछ हो रहा है एआई के जरिए? हाँ बिल्कुल। एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, वो भी बैंकों के साथ मिलकर एक फेडरेटेड एआई पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। फेडरेटेड एआई ये क्या होता है? फेडरेटेड एआई का मतलब है कि अलग-अलग बैंक्स अपना सारा डेटा सीधे शेयर नहीं करते, बल्कि एआई मॉडल की सीखी हुई बातें या पैटर्न्स शेयर करते हैं। इससे सबकी सुरक्षा भी बढ़ती है और ग्राहकों की गोपनीयता भी बनी रहती है। इसका मकसद फ्रॉड डिटेक्शन को और मजबूत करना है। समझ गया। और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियां तो पहले से ही अपने इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से हर साल अरबों ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके रियल टाइम में रिस्क स्कोर बताती हैं। तो ये एआई सिस्टम काम कैसे करते हैं असल में? अंदर क्या तकनीक है? देखिए, ये कई तकनीकों का मिश्रण है। एक है अनोमली डिटेक्शन, मतलब अगर कोई लेन देन सामान्य पैटर्न से बहुत अलग है तो सिस्टम उसे फ्लैग कर देता है। जैसे अचानक बहुत बड़ी रकम का ट्रांसफर। हाँ, या किसी अनजान जगह से पेमेंट। फिर है बिहेवियरल एनालिसिस, जो ये देखता है कि कोई यूजर आमतौर पर कैसे पेमेंट करता है। पैटर्न में बदलाव होने पर अलर्ट आता है। ओके। और एक और चीज है NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये फिशिंग वाले ईमेल या मैसेज की भाषा को समझने और पहचानने में मदद करता है। डीप लर्निंग भी है जो लगातार नए खतरों को पहचानना सीखती रहती है। सुनने में तो ये सब बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या एआई को अपनाने में कोई दिक्कतें या चुनौतियां भी हैं? हाँ, चुनौतियां तो हैं। पहली और सबसे बड़ी है डेटा की जरूरत।
एआई को सिखाने के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है। और इससे प्राइवेसी मतलब निजता की चिंताएं बढ़ती होंगी। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि इतने डेटा को सुरक्षित कैसे रखा जाए। दूसरी चुनौती है फॉल्स पॉजिटिव की। भी गलती से फ्रॉड समझ सकता है। इससे ईमानदार ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। हाँ, ये तो दिक्कत वाली बात है। और शायद सबसे बड़ी चिंता है एडवर्सेरियल एआई की। एडवर्सेरियल एआई, ये क्या है? इसका मतलब है कि धोखेबाज खुद एआई का इस्तेमाल करके सुरक्षा के लिए बने एआई सिस्टम को ही चकमा देने की कोशिश कर सकते हैं। वो एआई को बेवकूफ बनाने के तरीके ढूंढ सकते हैं। बाप रे, मतलब एआई बनाम एआई की लड़ाई, ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल की चुनौती है। जी, ये एक तरह की तकनीकी चूहे बिल्ली की दौड़ बन जाती है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? विशेषज्ञ क्या सुझाव दे रहे हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकों और पेमेंट कंपनियों को अब जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अपनाना होगा। जीरो ट्रस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। चाहे कोई यूजर हो, कोई डिवाइस हो या नेटवर्क के अंदर का ही कोई सिस्टम क्यों ना हो, हर किसी की पहचान को लगातार वेरीफाई करो, जांचते रहो। मतलब लगातार सतर्कता। बिल्कुल, भरोसा करना नहीं है, भरोसा अर्जित करना है, वो भी लगातार। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो भारत का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है। लेकिन धोखाधड़ी एक गंभीर और बढ़ती हुई चुनौती है। हाँ, और एआई इस लड़ाई में एक बहुत जरूरी हथियार है। पर ये कोई जादुई छड़ी या रामबाण इलाज नहीं है। इसके अपने जोखिम और सीमाएं भी हैं। सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है, ये लड़ाई अब सिर्फ इंसानी धोखेबाजों के खिलाफ नहीं रह गई है। तो फिर ये लड़ाई अब उन तकनीकों के संभावित गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी है जिन्हें हमने अपनी सुरक्षा के लिए ही डिजाइन किया है। मतलब एआई का इस्तेमाल हमें बचाने के लिए भी हो रहा है और हमें धोखा देने के लिए भी हो सकता है। ये वाकई एक गहरा विचार है। भविष्य में इनोवेशन और सुरक्षा के बीच ये संतुलन बनाना कितना मुश्किल होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी